नमस्कार प्यारे साथियों, एसएन इलेक्ट्रिकल एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, ये क्वेश्चन पेपर जो है यूपी आरवीएनएल का क्वेश्चन पेपर है। अभी रिसेंटली एग्ज़ाम हुआ है, 22 दिसंबर 2022 का ये क्वेश्चन पेपर है। इलेक्ट्रिकल ट्रेड का पेपर है, TG2 का भी पेपर है और ये 22 तारीख को पेपर हुआ था। उसमें मॉर्निंग शिफ्ट में पेपर कोई नहीं हुए थे। सेकेंड शिफ्ट में मात्र एक शिफ्ट में पेपर 22 के डेट में हुआ था, वही सेकंड शिफ्ट का क्वेश्चन पेपर है। इससे पहले के एक क्वेश्चन पेपर को मैंने सॉल्यूशन किया हुआ है। यदि उस क्वेश्चन पेपर को आप नहीं देखे हैं तो 6 पार्टों में वीडियो अपलोड हुई है यूपी आरवीएनएल के नाम से, तो वहां से आप उस वीडियो को कंप्लीट वॉच कर सकते हैं। तो चलिए बिना देर किए आज के इस क्वेश्चन को पेपर का हल करते हैं। इसमें हम टोटल 25 क्वेश्चन का सॉल्यूशन करेंगे और यह भी क्वेश्चन पेपर टोटल इसमें 150 क्वेश्चन है, जिसमें से हम 6 पार्टों में 25-25 करके क्वेश्चन का सॉल्यूशन करेंगे। तो चलिए पहले नंबर क्वेश्चन का हम यहाँ पे देखते हैं कैसा है। तो देखिए, पहला नंबर जो क्वेश्चन है इसमें कहा जा रहा है कि सटीक और सतत और सटीक गति के लिए निम्नलिखित में से किस मोटर का आवश्यकता होती है। कहने का मतलब है कि एकदम ऐसी मोटर प्रीफर करनी है जहां पे हमको कांस्टेंट स्पीड वाली मोटर हो और कांस्टेंट स्पीड पर वो मोटर चलती हो। तो वो कौन सी मोटर है? तो देखिए, जो लगातार कांस्टेंट स्पीड पर जो मोटर चलती है उसमें जो प्रीफर किया जाता है वो तुल्यकाली मोटर होती है। तो यहाँ पे ऑप्शन भी किया है, तुल्यकाली मोटर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ये जो डीसी सीरीज मोटर है, इन पे क्या होता है कि इस पे लोड अगर दिया जाता है ना तो फिर इसकी स्पीड जो है वो ज़्यादा डिक्रीज होती है। इन सबों में डीसी शंट मोटर अच्छी होती है, फिर भी उन सबसे बेहतरीन जो मोटर होगी लगातार कांस्टेंट स्पीड पर अगर चलेगी तो वो तुल्यकाली मोटर ही बेस्ट होगी। अब तुल्यकाली मोटर जो होती है इसे हम डबल एक्साइटेड श्रेणी के क्रम में रखते हैं। क्यों? क्योंकि इसे हम दोनों सप्लाई की आवश्यकता होती है। इसे हम इसकी फील्ड वाइंडिंग को डीसी सप्लाई देते हैं और इसके स्टेटर में हम 3 फेज एसी सप्लाई देते हैं, इसीलिए इसे डबल एक्साइटेड मोटर की श्रेणी में रखा जाता है। अब इसकी स्पीड कैलकुलेट करने के लिए पूछा जाता है कि NS मतलब सिंक्रोनस स्पीड का फार्मूला क्या बनेगा, तो उसको याद रखिएगा, NS इक्वल टू 120 F/P हो जाएगा। NS जो है सिंक्रोनस स्पीड है, F जो है फ्रेक्वेंसी है और P जो है पोल है। तो यहाँ से हम सिंक्रोनस स्पीड भी मोटरों का कैलकुलेट कर सकते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन, अगला जो क्वेश्चन है इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है 2 नंबर में कि निम्नलिखित में से कौन सा डिजिटल मल्टीमीटर का गुणधर्म नहीं है। पहले तो देखिए कि डिजिटल मल्टीमीटर है ना, तो उसमें क्या होगा कि उसकी विशेषता ही होती है कि वो अपने डिस्प्ले पर उसकी कोई भी राशि को जब वो मेजर करता है तो वो डिस्प्ले पे अंकित करता है। तो इसमें किसी प्रकार का जो रीडिंग लेते वक्त, जैसे एनालॉग में क्या होता था कि सुई जब इधर उधर फ्लैक्चुएट करती थी तो फिर रीडिंग लेना मुश्किल हो जाता था, एक्यूरेट रीडिंग नहीं लिया जाता था। लेकिन यहाँ पे डिजिटल है तो डिजिटल में अंकों में डिजिट आएगा तो यहाँ पे ये त्रुटियाँ होंगी नहीं। लेकिन क्वेश्चन पूछा क्या है वो देखिए, तो डिजिटल मल्टीमीटर का गुणधर्म नहीं पूछा गया है। नहीं का मतलब है कि इसमें कोई भी पाठ्यांक त्रुटि नहीं आएगी। देखिए ऑप्शन सी जो कह रहा है कि कोई पाठ्यांक त्रुटि नहीं होती है, बिल्कुल ये सही बात है। चूंकि नहीं में पूछा है, ये ध्यान में रखेंगे। इसमें कोई मूवेबल पार्ट नहीं होता है, मूवेबल पार्ट इसमें कोई नहीं होता है। एक सेलेक्टर स्विच होता है जिसे हम स्लाइडिंग स्विच भी कहते हैं, उसको रेंज को सेट किया जाता है कि एसी वोल्टेज मापना है कि डीसी करंट एसी, ऐसे सेलेक्ट करके उसे हम सेलेक्टर स्विच भी बोलते हैं, वहाँ से हम कर लेते हैं। तो देखिए इसमें एक गुणधर्म जो आएगा वो ऑप्शन ए कह रहा है कि यह मापी गई मात्रा में अल्पविधि विभिन्नताओं में प्रवृत्तियों को ट्रैक कर सकता है, जबकि ऐसा गुण नहीं है, ये ऐसे ट्रैक नहीं कर सकता है। तो यही इसका डिसएडवांटेज या इसके गुण में नहीं आएगा। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर आएगा। लेकिन याद रखिएगा इसमें किसी भी प्रकार की जो हम रीडिंग लेंगे उसमें त्रुटि नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि वो अपने डिस्प्ले पे अंकित कर देगा ना 7 वोल्ट 7.3 वोल्ट, तो वो डिस्प्ले पे होगा, फिर जो अंकित होगा इस प्रकार की कोई इसमें एरर नहीं आती है। फिलहाल ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन, अगला जो क्वेश्चन है 3rd नंबर, इसमें कहा जा रहा है कि डायनोमीटर प्रकार के वाट मीटर में बल आघूर्ण अपान भार अनुपात डॉट डॉट होगा जैसा कि सुग्राहिता होगी। तो देखिए वेट बाई बल आघूर्ण टार्क अपन वेट जो रेशियो होता है ना, वो जिस इंस्ट्रूमेंट का हाई रहता है उसकी सेंसिटिविटी भी हाई हो जाती है। जैसे पीएमएमसी है तो पीएमएमसी की टार्क बटा वेट रेशियो जो होता है हाई होता है, इसीलिए उसकी सेंसिटिविटी सुग्राहिता जो होती है वो हाई हो जाती है। तो डायनोमोमीटर जो होता है इसमें बात किया जाती है सप्लाई का, एसीडीसी दोनों सप्लाई पे वर्क कर सकता है, ये करंट वोल्टेज और पावर तीनों को मेजर कर सकता है। लेकिन अगर वाट मीटर मापता है मतलब पावर मेजर करेगा तो इसका स्केल जो होता है वो लीनियर होता है, लेकिन करंट एंड वोल्टेज मेजर करेगा तो इसका जो स्केल होगा वो नॉन लीनियर हो जाता है। इसके बाद इसमें कंट्रोलिंग की बात किया जाएगा तो इसमें डैम्पिंग के रूप में एयर डैम्पिंग का प्रयोग किया जाता है, और कंट्रोलिंग इसमें की जाएगी तो वो स्प्रिंग कंट्रोलिंग की जाती है। तो इसमें याद रखिएगा कि डायनेमो टाइप वाट मीटर का जो बल आघूर्ण बटा भार रेशियो होता है लो होता है, और जिस इंस्ट्रूमेंट का टार्क बाई वेट रेशियो लो हो जाएगा ना तो उसकी सेंसिटिविटी जो होती है वो भी लो हो जाती है। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। वैसे पीएमएमसी की बात किया जाएगा तो पीएमएमसी यानी परमानेंट मूविंग कॉइल इंस्ट्रूमेंट, इसका टार्क बटा वेट रेशियो हाई होता है, इसीलिए इसकी सेंसिटिविटी भी हाई होती है। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन जो है इसमें आपको फिगर बता के बताना है कि ये क्या है। 4 नंबर क्वेश्चन कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा प्रतीक जेनर डायोड को निरूपित करता है। अब जेनर डायोड की बात किया गया है तो देखिए जेनर डायोड का जो सिंबल आएगा वो ऐसे हो जाएगा और यहाँ पे जेड की आकृति बन जाएगी। ये सिरा एनोड होता है, ये सिरा कैथोड होता है, यहाँ पे जेड की आकृति बनी है। तो देखिए ऑप्शन नंबर बी वाले में यहाँ जेड बना है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब जेनर डायोड का उपयोग कहाँ किया जाता है तो वोल्टेज रेगुलेटर में इसका प्रयोग किया जाता है जेनर डायोड का। इसके बाद अगर ऑप्शन ए की बात किया जाए तो ये क्या होगा, तो ये ट्रांजिस्टर होगा, और ट्रांजिस्टर में भी एक होता है पीएनपी ट्रांजिस्टर और एक होता है एनपीएन ट्रांजिस्टर। तो देखिए अगर ये एमीटर में जो करंट का डायरेक्शन दिखाया गया है वो अंदर की तरफ अगर होता है तो वो पीएनपी ट्रांजिस्टर होता है, लेकिन अगर बाहर की तरफ है तो वो एनपीएन ट्रांजिस्टर होता है। तो यहाँ पे अंदर की तरफ दिखाया गया है ये वाला, देखिए आप अंदर की तरफ है, इसका मतलब है कि ये ट्रांजिस्टर तो है लेकिन इसमें कौन सा है तो ये पीएनपी ट्रांजिस्टर है। यानी ऑप्शन जो होगा ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर यहाँ पे होगा। किसके लिए तो ट्रांजिस्टर के लिए, ये ट्रांजिस्टर का होगा। अब ट्रांजिस्टर में आप सब भी जानते हैं कि 3 टर्मिनल होंगे, वो जो कौन कौन होगा तो एमीटर हो जाएगा, कलेक्टर हो जाएगा और ये बेस हो जाएगा। इसके बाद ये किसका फिगर है तो ये एलईडी का है। एलईडी का मतलब लाइट इमिटिंग डायोड, ये हमें प्रकाश देगी तो इस पर बाहर की तरफ निकलेगी, और जब इस पर पड़ेगा जैसे ऑप्शन डी में दिया है वो क्या है तो वो फोटो डायोड का ये सिंबल है। फिलहाल जेनर का पूछा था तो जेनर का ऑप्शन यहाँ पे हम क्या करेंगे, बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट करेंगे। अगला क्वेश्चन, अगला जो क्वेश्चन है 5 नंबर, इसमें कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा मानदंड ट्राईवेक्टर मीटर द्वारा नहीं मापा जा सकता है। अब ट्राईवेक्टर मीटर जो होता है यही ट्राईवेक्टर मीटर है। यहाँ पे हम क्या करते हैं, एक्चुअल पावर के डब्ल्यू देते हैं और यहाँ पे के वी ए आर देते हैं, और यहाँ पे हम दे देते हैं एपरेंट पावर के वी ए या वी ए दे देते हैं। अगर एक्टिव पावर की बात किया जाता है इसे हम P से रिप्रेजेंट करते हैं, रिएक्टिव पावर को Q से, और एपरेंट पावर को हम S से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पे देखिए एक्टिव ऊर्जा तो इस ट्राईवेक्टर से मीटर से मापी जाएगी ना, यहाँ पे 3 राशियाँ इससे ज्ञात की जाएगी। एक्टिव पावर ज्ञात किया जाएगा जिसे हम ट्रू पावर भी कहते हैं, रिएक्टिव पावर भी ज्ञात किया जा सकता है, और एपरेंट पावर भी ज्ञात किया जा सकता है। तो इससे भी ज्ञात कर सकते हैं, ये भी ज्ञात कर सकते हैं शक्ति। अब
और आभासी शक्ति भी ज्ञात कर सकते हैं, ये ट्रू शक्ति है। यहाँ लोड रेजिस्टेंस को इससे ज्ञात नहीं किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि कहा है कि कौन सा नहीं मापा जा सकता है। अगला क्वेश्चन, अगला जो क्वेश्चन है 6 नंबर केबल से है कि जब दो केबल के बीच या दो बहुत मतलब मल्टी कोर केबल है तो उसके बीच विद्युत रोधन यानी इंसुलेशन क्षतिग्रस्त होता है तो इसे कौन से फॉल्ट की श्रेणी में डालेंगे। तो देखिए मल्टी कोर होगा, कभी भी शॉर्ट सर्किट फॉल्ट होता है तो उसमें मिनिमम से मिनिमम 2 कोर होगी ही होगी, उसी में फॉल्ट होगा शॉर्ट सर्किट फॉल्ट। अब ये शॉर्ट सर्किट फॉल्ट होता क्या है, तो जब 2 कोर आपस में इंसुलेशन डैमेज के कारण टच करती है तो ये शॉर्ट सर्किट फॉल्ट होता है। और यही चीज यहां पूछा है तो ऑप्शन नंबर डी के तरफ चले जाएंगे, बिल्कुल डी सही होगा। क्यों? क्योंकि यहां कहा है कि इंसुलेशन डैमेज हुआ है। अगर यही क्वेश्चन अगर इसका कोर का इंसुलेशन डैमेज होकर के किसी मेटालिक बॉडी को टच कर जाता तो वह ग्राउंडिंग फॉल्ट होता और उस कंडीशन में ऑप्शन नंबर ए सही होता। अगला कंडीशन की ओपन सर्किट फॉल्ट क्या कहेंगे, तो जब ये कोई कोर है, अब ये कोर जा रही है सप्लाई को, बीच में ये कोर ब्रेक हो जाए, इंसुलेशन ब्रेक हो या ना हो लेकिन इसके अंदर की कोर ब्रेक हो जाए तो वो ओपन सर्किट फॉल्ट होता है। अगला क्वेश्चन, अगला जो क्वेश्चन है 7 नंबर, इसमें कहा जा रहा है कि किस प्रकार के प्रेरण मोटर को ट्रू वैल्यू कैपेसिटर के रूप में जाना जाता है। मतलब वह प्रेरण मोटर जिसमें 2 कैपेसिटर प्रयोग किए जाते हैं तो वो कौन से होंगे, तो वो जो होता है कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर रन मोटर होता है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा कि वह जो 2 कैपेसिटर मोटर जो कही जाती है वह सिंगल फेज में मोटर होती है और उसे हम कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर रन मोटर कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अब छतों के सीलिंग फैन में जो कैपेसिटर मोटर प्रयोग की जाती है वो परमानेंट कैपेसिटर मोटर होती है। तो वो परमानेंट कैपेसिटर मोटर होती है, वह स्टार्टिंग से लेकर के पूरे के दौरान मतलब हर समय वह कांस्टेंट बनी रहती है। लेकिन एक होती है कैपेसिटर स्टार्ट मोटर, उसमें क्या किया जाता है कि मोटर को उसकी स्पीड का 75 से 80% जब वो मोटर स्टार्ट फुल लोड हो जाती है अपने, क्योंकि वो स्टार्टिंग पर्पज के लिए कैपेसिटर लगाया गया है। जब मोटर स्टार्ट होती है, क्योंकि वहाँ पे स्टार्टिंग वाइंडिंग के सीरीज में लगाया जाता है तो उसको सिंगल फेज को दो फेज में कन्वर्ट करने के लिए कैपेसिटर प्रयोग किया जाता है। जब मोटर स्टार्ट हो जाती है तो वो लगातार कैपेसिटर बना रहता है। जब मोटर अपने फुल स्पीड का 75 से 80% स्पीड प्राप्त कर लेती है तो वह उसमें एक सेंट्रीफ्यूगल स्विच होता है, वह सेंट्रीफ्यूगल स्विच ओपन हो जाता है, इससे स्टार्टिंग बाइंडिंग डिस्कनेक्ट हो जाती है तो वो कैपेसिटर भी डिस्कनेक्ट हो जाता है और रनिंग के साथ मोटर लगातार चलती रहती है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अगला जो क्वेश्चन है 8 नंबर, इसमें कहा जा रहा है कि यदि तरंग की औसत शक्ति मतलब एवरेज वोल्टेज 220 वोल्ट है तो एक ज्यावक्रिय में आरएमएस मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए फॉर्म फैक्टर इक्वल टू होता है आरएमएस अपॉन एवरेज होता है। अब यहां से फॉर्म फैक्टर अगर साइनोसोडल वेव की बात किया जाए तो फॉर्म फैक्टर का मान कितना हो जाएगा, 1.11 हो जाएगा। तो इस मान पे आप आरएमएस मान निकालेंगे तो 1.1 इंटू एवरेज हो जाएगा। अब देखिए तो आरएमएस इक्वल टू 1.11 इंटू एवरेज हो जाएगा। तो 1.11 इंटू एवरेज मान यहाँ दिया गया है 220 वोल्ट। तो जब आप इसमें गुणा करेंगे 1.11 इंटू 220 में तो 244.2 वोल्ट आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अगला 9 नंबर क्वेश्चन है कि सभी दोषपूर्ण और जीर्ण विद्युत फिटिंग में क्या किया जाता है। मतलब कहने का क्वेश्चन है कि अगर सभी प्रकार के
फिटिंग किया गया है, और विद्युतीय फिटिंग हो, वायरिंग में भी ले सकते हैं कि वायरिंग किया गया है। अगर हर तरीके से वो वायरिंग डैमेज हो गई है तो फिर उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, यहाँ एक शब्द लगाया है, वहाँ से आप पकड़ सकते हैं कि सभी दोषपूर्ण उसमें हैं, सब प्रकार के उसमें फॉल्ट हो गए हैं, तो उसे आप क्या करना चाहेंगे। तो अगर सभी प्रकार के उसमें फॉल्ट हो गए हैं तो हम उसे बेहतर समझेंगे कि उसको बदल दें, यानी ऑप्शन नंबर ए में दिया है कि बदल देना चाहिए। कब? जब उसमें संपूर्ण फॉल्ट हो जाता है, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है 10 नंबर की सोल्डरिंग प्रक्रम में निम्नलिखित में से किस यौगिक का उपयोग फ्लक्स के रूप में नहीं किया जा सकता है। जब हम सोल्डरिंग करते हैं तो उसमें हम सोल्डरिंग आयरन लेते हैं, फ्लक्स लेते हैं, और एक सोल्डर जिसे हम टांका भी कहते हैं, तो वो प्रयोग किया जाता है। अब सोल्डरिंग आयरन में सोल्डर का जो रेशियो होता है वो क्या होता है, तो इसमें पहले तो जानिए कि होते कौन कौन से हैं। तो एक तो होता है सीसा टीन और एक होता है लेड। इसमें रेशियो कितनी कितनी होती है, तो ये 63% टीन हो जाएगा और सीसा 37% हो जाएगा। इसकी दूसरी रेशियो भी चलती है, टीन कहीं कहीं आपको 60 भी नजर आएगा, 60% प्लस ये 40% हो जाता है। तो इसी में अलग अलग मटेरियल के लिए हम फ्लक्स के रूप में प्रयोग करते हैं। अब फ्लक्स का काम क्या होता है कि जिस पार्ट को सोल्डरिंग करना है तो उस पार्ट में सोल्डर को सुगमता पूर्वक उसके हर स्लॉट में पहुंचाने का काम सोल्डर का ही होता है, और सोल्डर का प्रयोग फ्लक्स का ही होता है। और फ्लक्स का और भी प्रयोग करते हैं, उस सतह को साफ करने के लिए भी हम फ्लक्स का प्रयोग करते हैं। तो देखिए हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मतलब HCl ये फ्लक्स के रूप में प्रयोग किया जाता है। जिंक क्लोराइड ये भी फ्लक्स के रूप में प्रयोग किया जाता है। अमोनियम क्लोराइड भी फ्लक्स के रूप में प्रयोग किया जाता है। लेकिन मैग्नीज क्लोराइड MnCl मैग्नीज क्लोराइड, इसका प्रयोग हम सोल्डरिंग फ्लक्स के रूप में नहीं करते हैं और नहीं का ही पूछा है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अगला जो क्वेश्चन है 11 नंबर, इसमें कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस प्रक्रम में उच्च वोल्टेज और धारा रेटिंग होती है जो शक्ति परिवर्तक की बड़ी रेटिंग में प्रयुक्त किया जाता है। कौन सी ऐसी इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस है जिसमें हायर वोल्टेज एंड हायर करंट रेटिंग से वो प्रचालित की जा सकती है, तो वह जो होता है SCR होता है। SCR का मतलब है सिलिकॉन कंट्रोल्ड रेक्टिफायर होता है। अब इसके और फैक्ट आप समझ लीजिए कि क्या फैक्ट होते हैं। तो देखिए SCR का अगर सिंबल की बात किया जाए तो SCR का सिंबल ऐसे होता है, ये होता है एनोड, ये होता है कैथोड और ये गेट होता है। इसका मतलब हुआ कि SCR सिलिकॉन कंट्रोल्ड रेक्टिफायर जो होता है इसमें टर्मिनल कितने हुए, 3, एनोड, कैथोड और गेट होता है। अब इसमें लेयर की बात किया जाएगा तो वो देखिए PN PN, तो इसमें लेयर कितनी बनी, 1 2 3 4, 4 लेयर हो जाती है। इसके बाद इसमें PN जंक्शन की बात किया जाए तो देखिए जंक्शन 1, जंक्शन 2, जंक्शन 3, तो PN जंक्शन की बात किया जाएगा तो कितना बना, 3 बना। अब इसमें डिप्लेशन लेयर की बात करता तो जितने, देखिए कोई भी डिवाइस हो उसमें अगर जितने PN जंक्शन बनते हैं तो उतने ही उसमें डिप्लेशन लेयर भी बनती है। तो यहाँ 3 PN जंक्शन बना तो फिर डिप्लेशन लेयर भी 3 होती है। इसके बाद SCR कहाँ प्रयोग किया जाता है, तो इसे हम करंट कंट्रोल डिवाइस के रूप में SCR का प्रयोग कर सकते हैं, और हायर वोल्टेज और हायर करंट की सर्किटों में SCR का प्रयोग किया जा सकता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, SCR। BJT का फुल फॉर्म क्या होता है, बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर होता है। इसमें एमीटर कितने होते हैं, तो इसमें एमीटर 3 होते हैं, एमीटर बेस कलेक्टर होते हैं। इसके बाद मॉसफेट का फुल फॉर्म मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर होता है, और इसमें टर्मिनल की बात किया जाता है इसका भी टर्मिनल 3 होता है, ड्रोन सोर्स और गेट हो जाते हैं। IGBT इसी का दूसरा नाम होता है, इंसुलेटेड गेट बाइपोलर ट्रांजिस्टर हो जाता है। और मॉसफेट जो होता है ये वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस के अंतर्गत आता है, BJT जो होता है वो करंट कंट्रोल डिवाइस के अंतर्गत आता है। अगला क्वेश्चन,
अगला जो क्वेश्चन है 12 नंबर, निम्नलिखित में कौन सा कार्य मोटर जनरेटर सेट के द्वारा किया जा सकता है। आप कहीं भी प्रयोगशालाओं में देखेंगे, वर्कशॉप में देखेंगे तो वहाँ पे MG सेट लगा ही रहता है। MG इसे सेट बोला जाता है, मतलब मोटर जनरेटर सेट होता है। इसका काम ये होता है कि इसमें एक 3 फेज इंडक्शन मशीन होगी या सिंगल फेज इंडक्शन मशीन होगी और एक शंट या कंपाउंड जनरेटर होगा। तो ये आपस में कपल्ड होती है और मैकेनिकली कपल्ड रहती है, शाफ्ट पर एक दूसरे के शाफ्ट पर से ये कपल्ड रहती है। अब इसमें क्या होता है कि जो 3 फेज मशीन है या सिंगल फेज मशीन है, इसे हम AC सप्लाई देते हैं। अब ये मोटर जब रोटेट करने लगती है तो इसी के शाफ्ट पे जनरेटर लगा रहता है। अब जनरेटर में किसको प्रीफर किया जाता है, तो शंट या कंपाउंड जनरेटर को प्रीफर किया जाता है। तो जब ये मोटर जब स्टार्ट होती है तो जनरेटर का कौन सी एनर्जी चाहिए, तो मैकेनिकल एनर्जी चाहिए। तो जब इसके शाफ्ट पर ही कपल्ड है और ये चलने लगी तो इसे मैकेनिकल एनर्जी इसके शाफ्ट पर दिया जाएगा, तो वो जनरेटर भी इसके साथ रोटेट करने लगता है, तब वह जनरेटर हमें DC सप्लाई देने लगता है। तो वर्कशॉप में इसका खूब प्रयोग किया जाता है। अब AC को हम चलाते हैं मैकेनिकल, और मैकेनिकल से हम जनरेटर को देते हैं मैकेनिकल एनर्जी और वो हमें DC सप्लाई देता है। इसका पूरा नाम जानिएगा, मोटर जनरेटर सेट होता है। इसमें कौन कितनी मशीनें होती हैं, तो इसमें 2 मशीनें आपस में कपल्ड होती है। एक तो होती है AC मशीन। अब AC मशीन में सिंगल फेज भी ले सकते हैं, 3 फेज भी ले सकते हैं। अब अपने रिक्वायरमेंट के अनुसार चूज करेंगे। इसके बाद अगर जनरेटर में किसको प्रेफर किया जाएगा, तो 2 होंगे, या तो शंट ले सकते हैं या नहीं तो कंपाउंड आप ले सकते हैं। तो इसका काम होता है AC टू DC कन्वर्ट करना, और ऑप्शन नंबर डी में दिया है AC टू DC कन्वर्ट करने के लिए, इसलिए ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अगला जो क्वेश्चन है 13 नंबर, इसमें कहा जा रहा है कि DOL स्टार्टर का उपयोग उस मोटर में किया जा सकता है जिसकी क्षमता डॉट से कम होती है। अब DOL स्टार्टर है तो इसका पूरा नाम डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर होता है। इसमें लाइन करंट जो होती है स्टार्टिंग में वही होती है और फुल लोड पर भी वही होती है। मतलब है कि इसमें स्टार्टिंग करंट को कम नहीं किया जाता है। फुल फॉर्म की बात किया जाए तो डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर होता है। इसकी HP रेटिंग की बात किया जाए तो ये 5 HP तक की मोटरों पर इसका हम प्रयोग कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ये सिंगल फेज में ये प्रयोग खूब किया जाता है DOL स्टार्टर। समरसेबल पंप देखेंगे तो वहां पे ये DOL स्टार्टर ही होता है। अगला क्वेश्चन, अगला जो क्वेश्चन है 14 नंबर, इसमें कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा अभिनतीकरण उभयनिष्ठ अभिनतीकरण के रूप में जाना जाता है। मतलब कि निम्नलिखित में कौन सा अभिनति उभयनिष्ठ कॉमन कलेक्टर के रूप में जाना जाता है। क्वेश्चन का मतलब यह है कि किसे जाना जाएगा, तो वो वोल्टेज डिवाइडर बायसिंग के रूप में जाना जाता है, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया है वोल्टेज डिवाइडर बायसिंग, इसलिए ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अगला जो क्वेश्चन है केबल से है और ये डाटा है, आपको याद करना है। गैस प्रेशर केबल डॉट गुना सामान्य लोड धारा वहन करता है और डॉट गुना वोल्टेज सहन कर सकता है। मतलब कि प्रेशर टाइप का केबल है, तो प्रेशर टाइप का केबल है तो आप केबल के ग्राउंडिंग केबल में 3 प्रकार के केबल आते हैं। कौन कौन से हो गए, तो वो देखिए, एक तो हो जाएगा बेल्टेड केबल, एक तो होगा शेल्डेड केबल और एक होगा प्रेशर केबल। बेल्टेड केबल की रेंज पूछी जाए तो ये 11 किलो वोल्ट तक इसका यूज कर सकते हैं, लेकिन असामान्य स्थिति है, आपको करना ही है तो मैक्सिमम इसे 22 kV तक भी कर सकते हैं बेल्टेड केबल को। प्रेशर केबल शेल्डेड केबल जो होता है इसका प्रयोग कहाँ से कहाँ तक किया जा सकता है, तो इसका प्रयोग हम 22 से 66 किलो वोल्ट तक में शेल्डेड केबल का प्रयोग किया जाता है। अब शेल्डेड केबल में फिर 6 टाइप के केबल आते हैं, SL होगा, HSO होगा,
PLC तमाम तरीके के 6 केबल आएंगे, 3.5 को केबल भी इसी में आएगा। इसके बाद प्रेशर केबल की रेंज क्या होती है, तो प्रेशर केबल की जो रेंज होती है वो 66 से लेकर के 220 किलो वोल्ट तक होती है। तो उसी में ये प्रेशर केबल का ही, इसी प्रेशर केबल की बात किया है कि इसमें जो करंट होगी वो रेटेड करंट से कितनी करंट आप दे सकते हैं, तो 1.5 गुना अधिक करंट दे सकते हैं। और अगर वोल्टेज की बात किया जाए तो वोल्टेज जो रेटिंग, ये रेटिंग वोल्टेज है, इससे दुगुना वोल्टेज अगर देंगे तो भी ये झेल जाता है। तो ये रेंज आप ज़रूर याद रखिएगा। ये नया क्वेश्चन बना दिया है कि रेटिंग से पूछा है, पहले इसमें केवल वोल्टेज रेंज ही पूछा जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर हम डी कर देंगे, क्योंकि करंट रेटिंग 1.5 गुना अधिक कर सकते हैं और वोल्टेज रेटिंग 2 गुना किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अगला जो क्वेश्चन है 16 नंबर, इसमें कहा जा रहा है कि वाटहीन धारा ... होती है। आप ट्रांसफार्मर जब पढ़ेंगे तो उसमें 2 प्रकार की करंट आती है। एक तो होती है आई नॉट करंट, जो कि ट्रांसफार्मर में 2 से 5%, 2% से 5% होती है, जिसे हम आयरन लॉस के दौरान इसे निगलेक्ट मान लेते हैं। तो यही जो करंट होती है 2 होती है। एक तो होती है IW, इसे वाटफुल घटक या वाटफुल करंट भी बोलते हैं, और एक होती है I म्यू, इसे हम वाटलेस करंट बोलते हैं। तो यही जो करंट होती है यह किस में प्रयोग की जाती है, तो आप सब भी जानते हैं कि जब ये ट्रांसफार्मर के टर्म्स में आ रहा है, इसका मतलब है कि ट्रांसफार्मर किस पे वर्क करता है, AC सप्लाई पे वर्क करता है। तो फिर ये करंट भी AC में ही बनेंगी। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा कि केवल AC आपूर्ति में होता है। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अगला जो क्वेश्चन है 17 नंबर, इसमें कहा जा रहा है कि फैराडे के दूसरे नियम के अनुसार एक चालक में प्रेरित EMF ... से होता है। तो फैराडे के नियम में सीधा है, उसका सेकंड लॉ आप पढ़ेंगे तो उसमें दिया जाता है कि जो वोल्टेज बिल्डअप होगा वो टर्न की संख्या और फ्लक्स चेंज ऑफ फ्लक्स के परिवर्तन के समय दर के समानुपाती होता है। तो ये फार्मूला जो बनता है फैराडे का सेकंड लॉ से E=N होता है। ये जो होता है ये फैराडे के सेकंड लॉ से ये फार्मूला आता है। तो ये जो ऑप्शन जो होगा यहाँ पे ऑप्शन तो बी सही होगा, लेकिन आयोग ने इसका माना है सी ऑप्शन, चूंकि ये गलत है। क्यों? क्योंकि माइनस आ जाने से ये लेंज के रूल पे चला जाता है। माइनस लगने का मतलब है कि ये विरोध, अब विरोध आप सब जानते भी हैं कि वो लेंज के रूल होता है। तो इस पर ऑब्जेक्शन जरूर लगा होगा, लेकिन हमने पूरा आपको एक्सप्लेन कर दिया। आप उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे। तो फिलहाल यहाँ ऑप्शन हम बी करेंगे, लेकिन आयोग सी माना है, लेकिन सी अगर मानते हैं तो फिर ये लेंज होगा, फैराडे नहीं होगा। अगला क्वेश्चन, अगला जो क्वेश्चन है 18 नंबर, इसमें कहा जा रहा है कि लाइटनिंग अरेस्टर द्वारा किस प्रकार का कार्य किया जा सकता है। लाइटनिंग अरेस्टर आप सब भी जानते हैं। लाइटनिंग अरेस्टर जो होता है वह बरसात के दिनों में जो भी हमारे बड़े बड़े इलेक्ट्रिकल जैसे ट्रांसफार्मर होता है, स्विच गियर में और भी डिवाइसेस लगी होती है, उन सबको प्रोटेक्शन प्रदान करना होता है सर्ज के प्रभाव से। तो यहाँ पे कह रहा है कि लाइटनिंग अरेस्टर द्वारा किस प्रकार का उपयोग किया जा सकता है। तो देखिए इसमें हमें सीधा सीधा लिखा है, आप सबको भी बताएं कि सर्ज से हमें प्रोटेक्शन देगा, जो आकाशीय बिजली आती है तो उससे हमें प्रोटेक्शन देगा। ऑप्शन ए कह रहा है कि लाइटनिंग स्ट्रोक, वही बात हुई, एंड एसोसिएटेड सर्ज से हमें प्रोटेक्शन देता है लाइटनिंग अरेस्टर। अब लाइटनिंग अरेस्टर बहुत प्रकार के होते हैं, रॉड गैप होता है, इम्पल्स होता है, हार्न गैप होता है। तो वो सीधा सीधा लाइटनिंग से प्रोटेक्शन हमें देता है, आकाशीय बिजली से प्रोटेक्शन देता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब ये ट्रांसफार्मर के चारों तरफ लगाया जाता है, ट्रांसफार्मर के प्रोटेक्शन से। सब स्टेशन पे आप देखेंगे तो ये लाइटनिंग अरेस्टर लगा ही रहता है। अगला क्वेश्चन, अगला जो क्वेश्चन है 19 नंबर, इसमें कहा जा रहा है कि स्वचालित वोल्टेज रेगुलेटर का निम्नलिखित में
कौन सा कार्य गलत है। स्वचालित वोल्टेज रेगुलेटर का मतलब है कि वह डिमांड के एक्यूरेट अपने वोल्टेज रेटिंग को परिवर्तित करता रहता हो, उसे हम मानेंगे। अब ऑप्शन जो यहाँ पूछा है कि गलत कौन सा स्टेटमेंट था, ऑप्शन ए देखिए कि यह दोषपूर्ण स्थितियों के प्रणाली में ऊर्जाओं में वृद्धि करता है, ये तो बात सही है, प्रोटेक्शन हमें देगा। सी जो कह रहा, बी कह रहा है कि एक प्रणाली में वोल्टेज को नियंत्रित करता है, मशीन को संचालन को स्थिर अवस्था में ये भी बात सही है। समांतर क्रम में प्रचालित अल्टरनेटर के बीच प्रतिघाती लोड को विभाजित करता है, ये भी बात सही है। लेकिन ऑप्शन डी जो कह रहा है कि अति वोल्टेज में वृद्धि करता है, जो प्रणाली पर लोड की आकस्मिक हानि का कारण है, तो अगर उसमें फॉल्ट आता है तो फिर इसे कम करना चाहिए वोल्टेज को, तो ये कह रहा है कि वृद्धि कर देगी, तो यही वोल्टेज रेगुलेटर का गलत स्टेटमेंट है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है, अब इसमें देखिए अगला क्वेश्चन 20 नंबर, इसमें कहा जा रहा है कि इस ड्राइंग को देख करके, सिंबल्स को देख करके आपको बताना है कि ये कौन सी इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस का उपकरण है। ध्यान से जब आप देखेंगे तो यहाँ पे देखिए ये एक टर्मिनल हो जाता है, ये एक टर्मिनल, दो टर्मिनल और दो डायोड को एंटी पैरेलल जोड़ करके इस स्ट्रक्चर बनाया गया है। तो ये किसका है, डायक का है। डायक में जो है कि दो डायोड को एंटी पैरेलल जोड़ने के बाद जो स्ट्रक्चर तैयार होता है वो डायक ही होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। वैसे डायक में आप सब और भी एक्स्ट्रा फैक्ट याद रखेंगे कि डायक में टर्मिनल की बात किया जाए तो टर्मिनल दो होते हैं, वो कौन कौन से होंगे, तो मेन टर्मिनल 1 और मेन टर्मिनल 2 होता है। इसके बाद इसमें लेयर की बात किया जाएगा कि लेयर कितनी होंगी, तो लेयर 4 होती है। इसके बाद पीएन जंक्शन की बात किया जाएगा कि कितने होंगे, तो पीएन जंक्शन जो होता है वो 3 होते हैं। और डायक में कैसी डिवाइस के अंतर्गत आएगा, तो ये बाई डायरेक्शनल डिवाइस के अंतर्गत आता है। अगला क्वेश्चन, अब देखिए अगला जो क्वेश्चन है 21 नंबर, यह अरेस्टर का ही क्वेश्चन है। अब अरेस्टर का ये जो क्वेश्चन है 21 नंबर, इसमें इस अरेस्टर को देख करके आपको बताना है कि ये कौन सा अरेस्टर है। तो देखिए ये लाइन आप ध्यान से देखेंगे, ये जो लाइन है और ये लाइन है, ये लाइन को ही हम रॉड बोलते हैं और इसी के नाम से इसका नाम पड़ता है रॉड गैप अरेस्टर, इसलिए ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब इसमें इम्पल्स भी आता है, तो इम्पल्स आपको कुछ यूं हो जाएगा। उसके बाद हार्न गैप भी आते हैं, तो हार्न गैप का जो स्ट्रक्चर आ जाएगा वो जैसे मवेशी होती है, भैंस होती है, उसकी जो सिंह की आकृति होती है, कुछ ऐसा इसका बनता है हार्न गैप का। तो ये सिंबल्स के अनुसार इसकी पहचान करनी है। फिलहाल यहाँ रॉड लगा है इसलिए इसका नाम रॉड गैप अरेस्टर होगा। और अरेस्टर के बारे में पहले भी एक्सप्लेन किए हैं अगले ऊपर वाले क्वेश्चन में कि ये प्रोटेक्शन हमें कैसे देता है, तो हमें ये प्रोटेक्शन लाइटनिंग से देता है, आकाशीय बिजली से हमें प्रोटेक्शन देता है। अगला जो क्वेश्चन है 22 नंबर, इसमें कहा जा रहा है कि एक शुद्ध धारितीय परिपथ के लिए यदि तात्क्षणिक वोल्टता V मैक्स साइन ओमेगा टी द्वारा निर्धारित किया जाता है तो फिर तात्क्षणिक करंट क्या होगी। अब इसमें इक्वेशन बताना है कि क्या होगा। तो पहले ध्यान दीजिएगा कि ये शुद्ध कैपेसिटिव सर्किट है। अब कैपेसिटिव सर्किट अगर है तो इसमें कंडीशंस होती है कि वोल्टेज जो होती है वह करंट से 90 डिग्री लैग करती है। दूसरी भाषा में इसी को आप क्या बोल सकते हैं कि कैपेसिटिव सर्किट है, प्योर है, तो इसमें जो करंट होगी वो वोल्टेज से 90 डिग्री लीड करेगी। अब इक्वेशन में आएंगे तो कैसा इक्वेशन बनेगा, चूंकि करंट के पद में पूछा है तो क्या बनाएंगे, आई मैक्स साइन ओमेगा टी प्लस कितना डिग्री वोल्टेज से आगे करंट हुई है 90 डिग्री, तो प्लस 90 कर देंगे, यानी
अब देखिए ये इक्वेशन कहाँ है, ऑप्शन नंबर डी में दिया है, आई मैक्स साइन ओमेगा टी प्लस 90 डिग्री, इसलिए ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब इसमें इंडक्टिव है तो इंडक्टिव के लिए क्या हो जाता, अगर यही क्वेश्चन इंडक्टिव के लिए पूछा जाता तो उस कंडीशन में हम ऑप्शन नंबर बी को प्रीफर करते। क्यों? क्योंकि इंडक्टिव सर्किट में जो करंट होती है वोल्टेज से 90 डिग्री लैग करती है। अगर यही क्वेश्चन रेजिस्टिव सर्किट के लिए पूछा जाता तब क्या होता, तो ऑप्शन ए देते। क्यों? क्योंकि रेजिस्टिव सर्किट में जो करंट जिस लाइन पर होती है उसी पर वोल्टेज भी होता है। क्यों? क्योंकि इसके बीच का एंगल जो होता है 0 डिग्री होता है प्योर रेजिस्टिव सर्किट में। तो ये कंडीशंस हो जाती हैं। तीनों का एक्सप्लेन हमने किया, इंडक्टिव, कैपेसिटिव, रेजिस्टिव। उम्मीद करेंगे कि ये आपको समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन, अगला जो क्वेश्चन है 23 नंबर, इसमें कहा जा रहा है कि सिंगल पोल डबल थ्रो स्विच में कितने टर्मिनल होते हैं। तो इसमें याद रखिएगा जो जितना स्विच होता है ना उसमें टर्मिनल एक बढ़ा के देते हैं। जैसे सिंगल वे स्विच है तो इसमें टर्मिनल कितने होंगे, 2 हो जाएंगे। टू वे स्विच है तो इसमें टर्मिनल कितने हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे। इंटरमीडिएट स्विच है तो इसमें कितने टर्मिनल होंगे, तो इसमें 4 टर्मिनल हो जाते हैं। जितना स्विच आता है उसका एक बढ़ा करके टर्मिनल बताया जाता है। ये ट्रिक्स है, इसको जरूर आप याद रखिएगा, 100% गलती होने का चांसेस नहीं रहेगा। यहां अब क्वेश्चन पे आइए कि सिंगल थ्रो है लेकिन सिंगल पोल है, पोल की संख्या 1 है लेकिन डबल थ्रो है। डबल थ्रो का मतलब हुआ ये टू वे स्विच की बात किया जा रहा है। तो फिर टू वे स्विच में अभी बताए हम कि जो भी स्विच होगा उसमें से एक अधिक बताना है टर्मिनल के टर्म्स में। तो कह रहा है कि डबल थ्रो स्विच यानी टू वे स्विच में टर्मिनल कितने होंगे, तो टू वे स्विच है तो टर्मिनल 3 होंगे। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर यही प्रश्न इंटरमीडिएट के लिए रहता तो फिर वहां पे 4 टर्मिनल दिया जाता। अगला क्वेश्चन, अगला जो क्वेश्चन है 24 नंबर, इसमें कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सर्वाधिक लोकप्रिय और लैप डिमर सर्किट एवं यूनिवर्सल मोटर की गति नियंत्रण के लिए संतोषजनक ढंग से कार्य किया जाता है। देखिए मोटरों की स्पीड कंट्रोलिंग में अगर कोई परफेक्ट इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस होती है तो वो ट्रायक ही होता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब ट्रायक जो बनता है ये कैसा इसका स्ट्रक्चर होता है, ये बनता कैसे है, सिंबल्स कैसे होते हैं वो देखिए। ट्रायक जो होता है जब 2 SCR को एंटी पैरेलल जोड़ने के बाद जो स्ट्रक्चर तैयार होता है वो ट्रायक का ही होता है। अब ट्रायक में टर्मिनल की बात किया जाएगा तो टर्मिनल जो होंगे 3 होते हैं। कौन कौन, तो ये हो जाता है मेन टर्मिनल 1, मेन टर्मिनल 2 और एक होता है गेट टर्मिनल आता है। इसमें लेयर की बात किया जाएगा तो कितने होंगे, तो लेयर 4 हो जाते हैं। टर्मिनल की बात किया जाएगा तो टर्मिनल 3 होंगे और पीएन जंक्शन की बात किया जाएगा तो पीएन जंक्शन भी 3 होते हैं। तो इसको याद रखिएगा। अब इसके सिंबल्स की बात किया जाएगा कि सिंबल्स कैसा होगा, तो उसमें अगर आप देखना चाहेंगे तो देखिए SCR को एंटी पैरेलल जोड़ने की बात की गई है तो ये हो जाएगा, यहाँ से एक सिरा निकाल देंगे, यहाँ से एक सिरा और यहीं से हम गेट टर्मिनल भी निकाल देंगे। तो इसको कह देंगे मेन टर्मिनल 1, इसको कह देंगे मेन टर्मिनल 2 और यहाँ से ना निकाल के गेट यहाँ से भी निकाल सकते हैं तो ये गेट हो जाएगा। अगर बीजेटी है, बीजेटी बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर, पिछले क्वेश्चन में अभी इसका एक्सप्लेन किए। यूजेटी है, यूनि जंक्शन ट्रांजिस्टर होता है। और यूजेटी के सिंबल्स की बात किया जाएगा तो इसका सिंबल्स ऐसे होता है। अब ये जो हो जाता है B1, ये B2 हो जाता है और ये एमीटर हो जाता है। ये टर्मिनल यूजेटी में 3 होते हैं, B1, B2 और एमीटर होता है। B1 और B2 के बीच रेजिस्टेंस होता है 5 किलो ओम से 10 किलो ओम होता है। और यह
निगेटिव कैरेक्टरिस्टिक अपने अंदर रखता है यूजेटी। यूजेटी का पूरा नाम यूनी जंक्शन ट्रांजिस्टर होता है। इसके बाद यूजेटी का प्रयोग कहाँ किया जाता है, तो यह पॉपुलर है, इसको याद जरूर रखिएगा। यूजेटी का प्रयोग बार बार पूछा जाने वाला ये क्वेश्चन है। इसका प्रयोग कहाँ किया जाता है, तो इसका प्रयोग रिलैक्सेशन ऑक्सीलेटर में यूजेटी का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद एफईटी है, फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, इसका पूरा नाम होता है। इसमें भी टर्मिनल की बात किया जाए तो टर्मिनल 3 होंगे, ड्रोन सोर्स और गेट हो जाता है। और यह किस डिवाइस के अंतर्गत आता है, तो ये वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस के अंतर्गत आएगा। अगला क्वेश्चन, अगला जो क्वेश्चन है ये ट्रांसफार्मर से क्वेश्चन है 25 नंबर। इसमें कहा जा रहा है ट्रांसफार्मर में कि निम्नलिखित में कौन सा ट्रांसफार्मर का सही रूपांतरण है, ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो के टर्म्स में ये पूछा गया है। तो K इक्वल टू फार्मूला अगर आप बनाते हैं, चूंकि यहाँ पे देखिए याद रखिएगा टर्न के रूप में यहाँ T1 T2 कह रहा है। तो देखिए हम पहले भी इसका फर्स्ट पार्ट में इसका जैसे कि पिछले के क्वेश्चन में डिस्कशन किए थे, तो वहाँ पे या बुकों में आप पढ़ेंगे तो टर्म के रूप में क्या पढ़ते हैं, तो क्या होगा N2 अपन N1 इक्वल टू E2 अपन E1 इक्वल टू I1 अपन I2 होता है। ये N1 N2 जो है टर्न है, E1 E2 वोल्टेज है और I1 I2 करंट है। तो देखिए ध्यान देने वाली ये बात होती है कि वोल्टेज का है, टर्न का है, ये जो होता है रेशियो सेम होता है। अगर 2-2 है वोल्टेज में तो टर्न में भी 2-2 होगा, लेकिन इन दोनों के अपोजिट करंट होता है। तो अगर 2-2 ऊपर है तो फिर करंट का 1 रेशियो चलेगा। अब यहीं पे क्वेश्चन कहा है कि टर्न को हम टी बोल रहे हैं, तो टी में करेंगे तो क्या कर सकते हैं। अब हम 2 में बताए हैं तो फिर 1 में बताएंगे, तो जब इसको 1 करेंगे इसको भी 1 करेंगे तो यहाँ 2-2 करेंगे तो फिर करंट उल्टा होगा। अगर वोल्टेज का मान लिए हैं, टर्न का मान लिए हैं, तो करंट को यहाँ 2 लेना पड़ेगा और यही दिया भी है। अब देखिए फिर से इसको बनाते हैं, तो यहाँ पे टर्न के रूप में T1 T2 दिया है, तो यहाँ क्या करेंगे T1 अपान T2 इक्वल टू E1 अपान E2 इक्वल टू, अब ये 1-1 है ना, तो यहाँ करंट को आप I2 करेंगे, I2 अपान I1 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों इस वीडियो में 25 क्वेश्चन ही रखते हैं, इसका नेक्स्ट पार्ट फिर 25 का बहुत जल्द आपके बीच लाएंगे। तो साथ ही साथ आप सबसे रिक्वेस्ट रहेगा कि प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिएगा। और साथ ही साथ जो भी स्टूडेंट चैनल पे पहली बार आए होंगे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेंगे। तो चलिए इस वीडियो में बस इतना ही, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।